हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में 5वें चैप्टर पृष्ठ रसायन के अंतर्गत लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहले ये बता दूं। अधिशोषण के प्रकार, भौतिक व रासायनिक अधिशोषण, और तीसरा पॉइंट है भौतिक व रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो ये 3 चीज़ें शामिल हैं आज की इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अधिशोषण के प्रकार, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण 2 प्रकार का होता है। पहला है भौतिक अधिशोषण, जिसको फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन कहते हैं। दूसरा है रासायनिक अधिशोषण, इसे रसोवशोषण भी कहते हैं, और रसोवशोषण ज़्यादा मशहूर टर्म है। तो दूसरा रासायनिक अधिशोषण या रसोवशोषण है, इसको केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह के अधिशोषण हो गए। दोनों को मैं पहले बता देता हूँ, दोनों अधिशोषण क्या हैं। तो पहले भौतिक अधिशोषण को समझें। यदि किसी पदार्थ की सतह पे, पहले ये समझें कि अधिशोषण की क्रिया में 2 घटक होते हैं, और पहला घटक है अधिशोष्य, अधिशोष्य, और दूसरा घटक है अधिशोषक, अधिशोषक। अधिशोष्य को एडजॉर्बेट कहते हैं, एडजॉर्बेट, और अधिशोषक को एडजॉर्बेंट बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो यह एक रॉड ले ली हमने। अगर इस पर भौतिक अधिशोषण हो रहा है तो क्या क्रिया होगी। यह तो अधिशोषक है, रॉड जो है अधिशोषक है, और इसके ऊपर जो पदार्थ अधिशोषित होगा उसको अधिशोष्य कहते हैं। मान लो किसी गैस के अणु या द्रव के अणु इस पर अधिशोषित हो रहे हैं, तो ये अणु अधिशोषक की सतह से वीक वांडर वाल फोर्सेज द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण समझ में आ गया कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य के अणु वीक वांडर वाल बलों द्वारा, दुर्बल वांडर वाल बलों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। ठीक है, और रासायनिक अधिशोषण को समझें। ये भौतिक अधिशोषण था। रासायनिक अधिशोषण अगर होता है किसी सरफेस पे, यहाँ भी हम एक रॉड दिखा रहे हैं, ये मेटल की एक रॉड हुई, अगर इस पर रासायनिक अधिशोषण हो रहा है तो अधिशोष्य और अधिशोषक के अणु आपस में वीक वांडर वाल बलों द्वारा नहीं जुड़ेंगे, बल्कि रासायनिक बंधों द्वारा जुड़ेंगे, आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़ेंगे। रॉड के सरफेस वाले अणु अधिशोष्य के अणुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, और यहाँ एक कंपाउंड का निर्माण होगा, और यहाँ रासायनिक बंध बनेंगे। और यह रासायनिक बंध 2 तरह के हो सकते हैं, सहसंयोजक बंध या आयनिक बंध। ठीक है, तो यह 2 तरह के अधिशोषण है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं भौतिक अधिशोषण को। तो अब देखिए भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, जब किसी अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य के अणु दुर्बल वांडर वाल बलों द्वारा जुड़े होते हैं तो इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। यानी कि अधिशोषक और अधिशोष्य के अणुओं के मध्य लगने वाला बल दुर्बल वांडर वाल बल होता है। ठीक है, बहुत ही इजी टर्म है, बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे भौतिक अधिशोषण के लक्षण या उसकी विशेषताओं की। तो चलो चलते हैं भौतिक अधिशोषण के लक्षण या उसकी विशेषताओं पर। भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है, बहुत ही सिंपल प्रकार का यह अधिशोषण है। इसमें कोई रासायनिक घटना नहीं हो रही है, केवल यह एक भौतिक परिवर्तन की तरह है, और यह आसानी से विशोषित हो सकते हैं। भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के अणु बहुत आसानी से भौतिक विधियों द्वारा ही अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है कि भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट नहीं होती। चलो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। भौतिक अधिशोषण बहुपर्तीय, मल्टी लेयर्ड होता है, अर्थात भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य के अणुओं की कई परतें अधिशोषक के साथ चिपकी हो सकती हैं। देखें, यह अधिशोषक पदार्थ की सरफेस है, और यदि इसके ऊपर अधिशोष्य के अणु आकर चिपकते हैं तो इनकी कई लेयर हो सकती है। यह हुई एक लेयर, इसके ऊपर दूसरी लेयर भी चिपक सकती है, इसके ऊपर तीसरी लेयर भी चिपक सकती है। इसी को कहते हैं मल्टी लेयर्ड बहुपरतीय अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य के अणु कई परत बनाते हैं। ठीक है, चलो तीसरे पॉइंट पे चलते हैं।
भौतिक अधिशोषण में किसी ठोस द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, और गैस यहाँ अधिशोष्य है जो एक ठोस द्वारा अधिशोषित की जा रही है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं अधिशोष्य की प्रकृति पर निर्भर करती है, अर्थात भौतिक अधिशोषण अधिशोष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। उच्च क्रांतिक ताप वाली गैसों, और इनको हम कहते हैं आसानी से द्रवीकृत होने वाली गैसें। ठीक है, तो आसानी से द्रवीकृत होने वाले गैसों का अधिशोषण ज़्यादा होता है, क्योंकि वान डर वाल बल जो हैं क्रांतिक तापों के नज़दीक ज़्यादा प्रबल होते हैं। ठीक है, इसको यहाँ समझें। देखें, यदि कोई गैस किसी पात्र में ली जाती है और इसको पिस्टन से दबाया जाता है, अर्थात इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाता है, इसके ऊपर पिस्टन से प्रेशर बढ़ाया जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब इनके अणु इतने नज़दीक आ जाते हैं, इतने पास पास आ जाते हैं, यह गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। इसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है। अगर तापक्रम बढ़ाते जाएं तो एक ताप ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर प्रेशर हम चाहे जितना बढ़ा दें लेकिन गैसें द्रवित नहीं होंगी, और हर गैसों के लिए यह टेम्परेचर का पॉइंट अलग अलग होता है। इसी तापक्रम को क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ताप जिसके ऊपर गैस को कितना हो प्रेशर लगा करके द्रवित नहीं किया जा सके क्रांतिक ताप कहलाता है। किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए, हर गैस के लिए क्रांतिक ताप का मान अलग अलग होता है। तो जिन गैसों के लिए क्रांतिक ताप अधिक होता है, उच्च क्रांतिक ताप वाली गैसें, जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है वह आसानी से द्रवित हो जाती हैं। ठीक है, और जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं उनका एड्जॉर्प्शन भी अधिक होता है। ठीक है, चलो चलते हैं चौथे पॉइंट पे। गैस के दाब में वृद्धि करने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात भौतिक अधिशोषण प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है और प्रोपोर्शनली होता है, यह समानुपाती होता है गैस के दाब के। ठीक है, तो गैस का दाब यदि बढ़ा दिया जाए तो किसी पदार्थ की सतह पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात गैस के अधिक अणु उस पदार्थ की सरफेस के साथ चिपकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पांचवा पॉइंट है भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। भौतिक अधिशोषण कैसा होता है? उत्क्रमणीय नेचर का होता है, रिवर्सिबल होता है, अर्थात अगर कंडीशंस को बदल दिया जाए तो जो अधिशोषण हुआ है उसका विशोषण भी हो जाएगा। जैसे देखें, यदि गैस के दाब में वृद्धि करके भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ाई गई है तो गैस का दाब कम कर देंगे, तो जो अधिशोष्य पदार्थ के अणु अधिशोषित हुए हैं वो विशोषित होना शुरू कर देंगे, वो सतह को छोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, और छठा पॉइंट है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ भौतिक अधिशोषण भी बढ़ जाता है। इसी कारण ठोस उत्प्रेरक चूर्ण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान दें, अगर किसी निश्चित अमाउंट एक अधिशोषक का मास द्रव्यमान फिक्स है तो उसका जितना सरफेस है उससे ज़्यादा सरफेस उसको अगर चूर्णित कर दिया जाए, उसको ब्रेक करके तोड़ तोड़ के छोटा छोटा चूर्ण कर लिया जाए तो उस चूर्ण का क्षेत्रफल एक ठोस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बढ़ जाता है, और इस तरह अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाती है, क्योंकि सतह बढ़ने के साथ अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। और यही कारण है कि कई प्रकार के ठोस उत्प्रेरक जो यूज होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में वो चूर्णित अवस्था में होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि आयरन का चूर्ण अमोनिया उत्पादन में प्रयुक्त होता है, उसी तरह जिंक चूर्ण, प्लेटिनम चूर्ण, निकिल चूर्ण, ये सभी ठोस उत्प्रेरक क्या होते हैं? चूर्णित अवस्था में यूज होते हैं। और उसी तरह से मान लो कोई लकड़ी का टुकड़ा है, बड़ा टुकड़ा, वह धीरे धीरे जलता है, लेकिन जब उसको तोड़ तोड़ के या चीर करके छोटे छोटे चूर्ण कर लिए जाते हैं तो वह तेजी से जलता है। तो ठोस का क्षेत्रफल बढ़ा देने से अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण उष्मा का मान बहुत कम होता है। देखें फिर से पॉइंट को, भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण उष्मा, और अधिशोषण उष्मा को हम कहते हैं अधिशोषण की एंथैल्पी का मान बहुत कम, और इसका रेंज होता है 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। तो यह उष्मा बहुत कम होती है। और हम यह जानते हैं कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है कि अधिशोषण में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो यह एक ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है और इसमें ऊष्मा का मान बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये सारे भौतिक अधिशोषण और उसकी विशेषताओं से संबंधित पॉइंट्स थे। अब हम लोग चलेंगे रासायनिक अधिशोषण पर, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं।
तो अधिशोषण का दूसरा प्रकार है रासायनिक अधिशोषण, इसको रसव शोषण कहते हैं। और रासायनिक अधिशोषण क्या है देखें, जब अधिशोषण की क्रिया में अधिशोषक के अणु अधिशोषक की सतह से प्रबल रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं तो इसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। और वो प्रबल रासायनिक बंध सहसंयोजक बंध या आयनिक बंध हो सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अधिशोषण को पढ़ लिए। रासायनिक अधिशोषण के लक्षण या रासायनिक अधिशोषण की विशेषताओं की बारी है। तो चले देखें, रासायनिक अधिशोषण का पहला लक्षण इस प्रकार है। रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट होती है। यह तभी होता है जब अधिशोषक व अधिशोष्य अणुओं के मध्य रासायनिक बंध बनने की संभावना हो, अर्थात अधिशोष्य और अधिशोषक अणुओं के मध्य रासायनिक क्रिया हो रही हो, तो इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। दूसरा पॉइंट है, रासायनिक अधिशोषण एक परती या यूनिलेयर्ड होता है। तो रासायनिक अधिशोषण में कई परतें नहीं बनेंगी, क्योंकि कोई पदार्थ है, इसकी सतह पे एडजॉर्प्शन हो रहा है और यदि वह केमीजॉर्प्शन है तो एक लेयर बनने के साथ ही अधिशोष्य और अधिशोषक के अणु, अधिशोष्य ये हुआ, ये अधिशोषक हुआ, इसके अणुओं के मध्य रासायनिक क्रिया हो चुकी है, इसके बाहर कोई भी अधिशोषक के अणु शेष नहीं बचे हैं। अतः यहाँ कोई भी ऐसी लेयर नहीं है या ऐसा अणु नहीं है जिसके ऊपर अधिशोष्य के अणु आकर रासायनिक क्रिया कर सकें और बंध बना सकें, इसीलिए यह एक परतीय होता है। तीसरा पॉइंट है, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। यहाँ रासायनिक बंधों के बन जाने के कारण, रासायनिक परिवर्तन के कारण यह अनुत्क्रमणीय होता है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, वो वापस नहीं होते हैं, किसी भी भौतिक विधि द्वारा उनको वापस नहीं किया जा सकता है। चलो चौथे पॉइंट पे चलते हैं। अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने के साथ रासायनिक अधिशोषण का मान भी भौतिक अधिशोषण की तरह ही बढ़ता है। पांचवा पॉइंट है, ताप में वृद्धि करने पर रासायनिक अधिशोषण में पहले वृद्धि होती है फिर कमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, अधिशोषक और अधिशोष्य अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया तेज होती है, इसलिए पहले रासायनिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे सरफेस के अणु समाप्त होते जाते हैं, रासायनिक बंधों में बदलते जाते हैं, वैसे वैसे फिर रासायनिक अधिशोषण की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। छठवां पॉइंट है, रासायनिक अधिशोषण गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, और गैस की प्रकृति से मतलब है क्रांतिक ताप से। तो रासायनिक अधिशोषण गैस के क्रांतिक ताप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सातवां और लास्ट पॉइंट है, इसमें अधिशोषण उष्मा का मान उच्च होता है और यह 80 से 240 किलो जूल पर मोल के रेंज का होता है। अधिशोषण उष्मा को अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे रासायनिक अधिशोषण की विशेषताओं या उनके लक्षण के लिए। अब हम लोग बात करेंगे भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। तो आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर की। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर के लिए पॉइंट्स ये रहे। यह भौतिक अधिशोषण का कॉलम और यह रासायनिक अधिशोषण का कॉलम। देखो, पहला पॉइंट है, भौतिक अधिशोषण दुर्बल वान डर वाल बलों के कारण होता है और रासायनिक अधिशोषण प्रबल रासायनिक बंधों के कारण होता है। दूसरा पॉइंट देखो, इसकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती। भौतिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है और रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति विशिष्ट होती है। तीसरा पॉइंट है, यह बहुपर्तीय होता है जबकि रासायनिक अधिशोषण एक परतीय होता है। चौथे पॉइंट को देखो, यह उत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। पांचवा पॉइंट है, भौतिक अधिशोषण गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है और रासायनिक अधिशोषण गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। छठा पॉइंट देखो, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण कम हो जाता है और रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ता है फिर कम हो जाता है। ठीक है। सातवां पॉइंट पर आओ, इसमें अधिशोषण उष्मा का मान कम होता है। अधिशोषण उष्मा का मान कम होता है जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण उष्मा का मान अधिक होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।